भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाल बहुत बजाती है, लेकिन जब इनकी जिम्मेदारी आती है तो ये कोने में दुबक लेते हैं। यही हमने मणिपुर में देखा, यही हमने नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ तो देखा कि शिक्षा मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब इतना बड़ा रेल हादसा हुआ है, 15 लोग मारे गए हैं, लेकिन रेल मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। रेल मंत्री का कहना है कि कोई जिम्मेदारी नहीं है। नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ तो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हुआ ही नहीं है जी। ये क्या है सर? देखिए प्रज्ञा जी, रेल ये मंत्री ने भारतीय कहा। जनता पार्टी है। जी भरत, ये भारतीय जनता पार्टी है। हम क्यों भूल रहे हैं कि 2014 में जब सरकार बनी थी पहली बार मोदी के नेतृत्व में, तब राजनाथ सिंह ने कहा था ये एनडीए की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते। वो बयान हम कभी भी याद करके देख सकते हैं। अर्थात चाहे अनियमितता का आरोप लग जाए, किसी भी तरह के आर्थिक घोटालों के आरोप लगे, आज मणिपुर जल रहा है, कुछ साल पहले हरियाणा पूरा जलता रहा था, सेना उतारनी पड़ी थी हेलीकॉप्टर से जाट आंदोलन में, आपको याद होगा। राजस्थान में इतना उपद्रव हुआ। रेल दुर्घटना एक थोड़ी हुई है, ये कितनी रेल दुर्घटना इस देश में 10 साल में हो गई है, उसकी लंबी फहरिस्त कल कांग्रेस ने जारी की है और हम और आप सब जानते ही है। ये नैतिकता विहीन राजनीतिक दल है, इसका नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। हमने वो दौर भी देखा है। एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा, मलिक साहब आप लोग भी उसके साक्षी रहे होंगे, मैं तो बहुत प्रत्यक्षदर्शी हूँ उस चीज का। नरसिंह राव की सरकार के समय पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। एक हवाला डायरी का जिन्न निकला कि जैन हवाला डायरी में लोगों के नाम है। सबसे पहले इस्तीफा दिया शरद यादव ने, फिर इस्तीफा दिया लालकृष्ण आडवाणी ने। अब मैं उस घटनाक्रम की तरफ ले जाना चाहता हूं हमारे दर्शकों को भी, कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस जैन हवाला डायरी में एक नाम था माधवराव सिंधिया का। वे उस वक्त एचआरडी मिनिस्टर थे, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री थे। डायरी में नाम आने के बावजूद शरद यादव ने इस्तीफा दे दिया, आडवाणी जी ने दे दिया, लेकिन माधवराव सिंधिया जी ने इस्तीफा नहीं दिया। मैं उस वक्त ग्वालियर में नवभारत का संपादक था। 12 घंटे हो गए, 20 घंटे हो गए, हम सब लोग भी चकित थे। माधवराव सिंधिया जैसा व्यक्ति जो राजीव गांधी की सरकार में एक हवाई दुर्घटना में इस्तीफा दे देता है, इतना बड़ा आरोप लगाया, पैसों के लेन देन का आरोप लगाया, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। मैं उस तरफ ले जाना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति, कोई राजनेता अपने क्षेत्र के प्रति कितना निष्ठावान होता है, वो माधवराव सिंधिया ने स्वर्णिम उदाहरण पेश किया था। अगले दिन सुबह हम लोगों के पास मैसेज आया कि सिंधिया जी, महाराज कहा जाता था वहां तो, कि महाराज आ रहे हैं विशेष विमान से और ग्वालियर में एक इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखने आ रहे हैं। आनन फानन में उसके लिए जमीन ढूंढी गई और उस इंस्टीट्यूट का नाम था ट्रिपल IITM, यानी IIT से बड़ी चीज, एशिया के स्तर का सबसे बड़ा संस्थान ग्वालियर में माधवराव सिंधिया लेकर आए। सिर्फ 24 घंटे तक उन्होंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया कि वे अपने क्षेत्र के लिए उस इंस्टीट्यूट को लाना चाहते थे। पीवी नरसिंह राव नांदयाल क्षेत्र से आते थे, पीवी नरसिंह राव उस इंस्टीट्यूट को नांदयाल ले जाना चाहते थे। माधवराव सिंधिया ने अपने प्रधानमंत्री से लड़कर अड़कर वो ट्रिपल IITM ग्वालियर में लेकर आए, शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया, उसी विमान से लौटे। हम लोगों ने पूछना चाहा कि महाराज आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, इस तरह के आरोप उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, एक शब्द हम लोगों से बिना बोले चले गए। लेकिन उनका विमान दिल्ली में लैंड किया। मलिक साहब, उसके बाद 10 मिनट बाद दूरदर्शन पर फ्लैश हुई खबर, तब इतने चैनल तो थे न्यूज चैनल्स, माधवराव सिंधिया ने इस्तीफा दिया। ये था नैतिक बल राजनेताओं का, कि अपने क्षेत्र की एक बड़ी सौगात हाथ से न निकल जाए, उसके लिए 24 घंटे तक माधवराव सिंधिया ने एक तरह से अपने ऊपर वार सहे कि हवाला डायरी में नाम आ गया, फिर भी इस्तीफा नहीं दे रहे सिंधिया जी, सबने दे दिया, यही पद पर चिपके हुए हैं। लेकिन वे पद पर रहना इसलिए चाहते थे कि एक दिन का समय मिल जाए तो अपने क्षेत्र में एक सौगात ले आए, और अगले दिन इस्तीफा दे दिया। इस देश ने लालकृष्ण आडवाणी से लेकर इन्हीं माधवराव सिंधिया तक रेल मंत्रियों को इस्तीफा देते हुए देखा है। लालकृष्ण आडवाणी, क्षमा कीजिए, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था। माधवराव सिंधिया ने भी रेल मंत्री के तौर पर भी इस्तीफा दिया था, नागर विमानन मंत्री थे तब भी इस्तीफा दिया था एक विमान दुर्घटना में। जबकि उस विमान दुर्घटना में तो लोग मरे भी नहीं थे मलिक साहब, जहां तक मुझे ध्यान है। क्रैश हुआ था कहीं लैंडिंग में, लेकिन कोई मौत नहीं हुई थी, पर उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अब आते हैं अश्विनी कुमार वैष्णव पर। आपने 2 उनके काम गिनाए, एक तो बकलोली करना, दूसरा अपने नेता की ठकुर स्वाति। एक काम और जोड़ लीजिए, वो है रील बनाना।
वे जी। दुर्घटना स्थल पर कभी मोटरसाइकिल से जाएंगे, कहीं कूद फांद कर जाएंगे गाड़ियों के डिब्बों के ऊपर से, उसकी हम्म। रील बनवाएंगे अपनी पीआर टीम से, वो पीआर टीम उनकी रील जारी करेगी। तो तीसरा हम्म। काम ये है। चौथा एक और काम है। चौथा हम्म। काम है ब्राह्मण महासभा के सम्मेलनों में जाकर जय जय परशुराम के नारे लगाना, और बड़ी से बड़ी रेल दुर्घटना में वही नौटंकी फिर से दोहराना अपनी पीआर टीम के जरिए। इस्तीफे जैसी नैतिकता तो छू कर गई भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। बड़े से बड़े मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता। हाल में एक घटना हुई है जो देश के सामने बहुत कम आ पाई है, शायद कर्नाटक में या तेलंगाना में। एक मंत्री पर कोई आरोप लगा, उसने इस्तीफा दे दिया। आप कल्पना करके देखिए, कांग्रेस की सरकारों में आज भी हम्म। इतना नैतिक बल है कि जरा सा बिल्कुल। आरोप लगने में इस्तीफा दे देते हैं। हम्म। लेकिन मोदी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में हमें यह अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि उनका कोई मंत्री, चाहे जितनी विमान रेल दुर्घटनाएं हो जाए, वो इस्तीफा देगा। अब तो जनता को ही उठकर खड़ा होना पड़ेगा, उससे सवाल पूछने पड़ेंगे कि मंत्री जी, दूसरी तरफ ले जा रहा हूं, कि नीट परीक्षा के आरोपी स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने इतने इतने लाख रुपए में पर्चा आउट कराया, बिल्कुल। गिरफ्तार हो गए, हम्म। जेल में है, हम्म। पुलिस की रिमांड पर है, और आप कह रहे हैं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो इस निर्लज्जता, इस बेशर्मी को आईना तो दिखाना ही पड़ेगा। वो उल्टे चश्मे हम्म। से दिखाया जाए या सीधे चश्मे से, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। जी हम्म। प्रज्ञा जी। लेकिन सीख तो लेनी चाहिए। जनता ने कमजोर कर दिया ना, जनता ने तो बता दिया कि आप जिस तरीके से नेग्लेक्ट कर देते हैं मुद्दों को, तो वो तो आपके काम नहीं आने वाला। चुनाव हुआ लोकसभा का, जनता ने दिखा दिया कि आप 400 पार की बात करते थे, आपका घमंड लीजिए हमने चकनाचूर कर दिया। अभी भी नहीं सीखे, अभी भी वही रवैया, वही ढोल बज रहा देखिए, है। वो बिल्कुल वही ढोल बजेगा, और मेरा तो मानना यह है कि ये हम और आप कह रहे हैं, समझ रहे हैं, देश की जनता समझ रही है कि उनको हम्म। थोड़ा नीचे लाया गया है, लेकिन अंततः सरकार तो बनाने में सफल हो गए हैं ना वे। आपको क्या लगता है मोदी जी और शाह जी कुछ बदल जाएंगे? अभी एक आध महीने उनको थोड़ा सा सुविधाजनक स्थितियों में पहुंचने दीजिए, वे हम्म। फिर उल्टे बांस बरेली लादने लगेंगे। वे फिर अपनी उसी राजनीति पर आ जाएंगे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर। मुझे पूरा हम्म। विश्वास है कि मोदी सरकार अपने राजनीतिक तौर तरीके बदलने वाली नहीं है। बस उसे एक बार यह एहसास हो जाए कि हमारी सरकार चल जाएगी 2-4 साल, भले 5 साल हम्म। न चले। और अगर ये निश्चिंता उन्हें मिल गई, तो आप देखेंगे कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इस देश की जनता ने 400 की जगह 220 पर, 241 पर उन्हें रोक दिया है। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम्म। बहुमत के आंकड़े से वे 31 सीटें पीछे हैं। इस चीज को हम्म। वे रेत के ढेर में छुपा देंगे। मेरा एक और छोटा सा सवाल है डॉक्टर राकेश पाठक सर से। सर, किसी भी विभाग का मंत्री जब कोई चीज़ कह रहा है तो वो बहुत जिम्मेदार चीज़ होती है कि अगर हम अपने यहाँ ऑफिस में कहें कि भाई तार जो है वो नंगा है, इसको छू लोगे तो झटका नहीं लगेगा क्योंकि हमने बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बाहर लगवाया है, कोई भी नंगा तार अब सब लोग पकड़ सकते हो, सब पकड़ने लग जाए, झटका खा खा कर मरने लग जाएं। तो क्या वही स्थिति रेलवे में है? रेल मंत्री ने कह दिया कि ट्रेन आएगी, लड़ेगी नहीं, तो क्या ट्रेन ड्राइवर और कर्मचारी थोड़ा शिथिल हुए हैं कि भाई हमारी ट्रेन में टेक्नोलॉजी तो है ही है, छोटी मोटी चीज़ें तो वही टेक्नोलॉजी ही देख लेगी? क्या इस कारण भी हादसे हो रहे हैं कि रेल मंत्री ने बरगला दिया लोगों को, और इतना बड़ा विभाग है रेलवे का, और लोगों के दिमाग में, जहन में ये बैठ गया कि टेक्नोलॉजी तो है ही है, थोड़ा बहुत तो संभाल ही लेगी, वो भी संभाल लेगी? तो क्या ये भी एक कारण है क्या कि देखिए भरत जी, मैं हाँ राकेश जी एक सेकंड में आप ही की बात में जोड़ देता हूँ नई चीजें। कोरोना काल में जब पहले वाला फेज आया था तो किट आई थी डॉक्टरों के लिए, जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उनके लिए, कि कोरोना में जाएंगे किट पहन के। आसाम में बड़े लार्ज स्केल पे नकली किट सप्लाई की गई थी, और वो जो डॉक्टर थे बड़े कॉन्फिडेंस से उनको पहन के गए थे, और उसमें बहुत सारे डॉक्टर और बहुत सारे स्टाफ मारे गए थे। तो इसी तरह से ये कवच का काम भी हो रहा है कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कई कहते हैं कवच लगा हुआ है, और वो कवच फिर दिखाई नहीं देता। जैसे बाद में जब जांच हुई पता चला कि वो सारी किट नकली थी और बहुत सारे डॉक्टर वो मारे गए और वो जांच को दबा दिया गया। तो इस तरह की चीजें बहुत सारी भरत होती हैं। जी राकेश। कोरोना की वैक्सीन में भी अभी यही हुआ। जी जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक स्टाफ की बात आप कर रहे हैं भरत जी, के ड्राइवर या लोको पायलट, कल की दुर्घटना में तो ड्राइवर लोको पायलट की कोई गलती नहीं, उसको तो सिग्नल दिया गया था, इसलिए वो आगे बढ़ा है। अभी जो रिपोर्ट आज अखबारों में छपी है,
जहां तक सवाल उस कवच कुंडल का है जिसका डेमो दिखा रहे थे अश्विनी वैष्णव, 2 खिलौने की ट्रेनों का, जब से उन्होंने वो डेमो दिखाया उसके बाद से एक भी दुर्घटना उस कवच वाले जो प्रोटेक्टिव डिवाइस है उसकी वजह से तो नहीं रुकी। एक आध बार तो ऐसी कोई खबर आती है ना कि कवच की वजह से हादसा टल गया, तो हम लोग भी वाहवाही करते, हम भी तारीफ करते। मलिक सर ने कहा कागजों में रह जाता है, कागजों में नहीं सर, स्क्रीन पर भी रह जाता है। वहां लैपटॉप खोलकर बड़ी बड़ी लैपटॉप की स्क्रीन लगी हुई है, उन पर दिखा दिया जाता है प्रेजेंटेशन। लेकिन हकीकत में क्या स्थिति है वो हम देख रहे हैं, दुर्घटनाएं रुक नहीं रही है। मूल बात इसमें यह है भरत जी, जब तक जवाबदेही नहीं होगी तंत्र में किसी की, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे राजनीतिक नेतृत्व के लोग हो, जब कोई जवाबदेही नहीं लेगा, सब लोग मस्त रहेंगे, कुछ भी हो जाए, कोई बड़ा राज्य जलता रहे, गृह मंत्रालय की, गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उस राज्य के मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाकायदा उसका प्रेषण कर दिया जाएगा कि वो इस्तीफा देने जा रहे थे, समर्थकों ने इस्तीफा फाड़कर फेंक दिया। हमने ये नाटक भी देखा था मणिपुर में। लेकिन इस सब का खामियाजा भुगतना किसको पड़ता है? आम जनता को, हम और आपको। आज भारत की रेलें सबसे ज्यादा अव्यवस्था का शिकार है। यही स्थिति वायु सेवाओं की है। किस तरह फ्लाइट रद्द हो जाती हैं, लोग हवाई अड्डों पर फंसे रहते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। अभी मुंबई में 2 हवाई जहाज टकराते टकराते बचे हैं, एक ही हवाई पट्टी पर टेक ऑफ और लैंडिंग एक साथ कर दी गई थी। आप समझिए, जो टेक ऑफ कर रहा था उसकी पूंछ दिखाई दे रही थी और पीछे से लैंडिंग वाला आ गया था। 1 या 2 मिनट के अंतर से दोनों विमान टकराने से बच गए। जो टेक ऑफ वाला था उठ गया ऊपर, नहीं तो टकराता ही वो तो। 1 आध मिनट और अगर टारमेक पे रहता हवाई पट्टी पर। कुल मिलाकर स्थिति जवाबदेही न होने की है। सरकार में बैठे लोग किसी चीज की जवाबदेही नहीं देते, बल्कि घटनाओं से मुंह मोड़ने की परंपरा है। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह घुसा देने की परंपरा है। प्रधानमंत्री कह देते हैं चीन के अतिक्रमण पर न कोई घुसाया न घुसाया है। उच्च शिक्षा मंत्री कह दे रहे हैं कि कोई नीट परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई, तो अब आप क्या कर लेंगे? महाराष्ट्र का प्रश्न पूछा था प्रज्ञा जी ने, 2 बातें बस मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं। देखिए, पिछले 2-3 सालों में जिस तरह दल बदल हुए, सरकारें गिरी, दूसरी सरकारें बनी, कर्नाटक में हुआ दल बदल, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में 2 बार हो गया सब कुछ। अब सभी पार्टियां, खासतौर से गैर भाजपा दल जो है, उसमें कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शरद पवार की पार्टी, ये लोग अब उस मन स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अब पार्टी छोड़ने वालों, विश्वासघात करने वालों, उनके शब्दों में गद्दारी करने वालों को वापस नहीं लिया जाएगा। एक बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश भी है इस मामले को लेकर। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बार बार कांग्रेस में आने की चर्चा चल पड़ती है बीच बीच में। जब 2023 के नवंबर में विधानसभा चुनाव हो रहा था तब भी चर्चा हो रही थी, लोकसभा चुनाव से पहले हुई चर्चा। इस बारे में कांग्रेस के बड़े नेता स्पष्ट कह चुके हैं अब सिंधिया की कांग्रेस में वापसी नहीं होगी। जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान इंदौर में कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 24 कैरेट गद्दार हैं। ये बड़ा बयान था। दिग्विजय सिंह कह चुके हैं मेरे जीते जी महाराज अब आ नहीं सकते कांग्रेस में वापस। यही बयान शरद पवार दे रहे हैं कि जो उन्हें छोड़कर गए थे। मुझे लगता है सभी राजनीतिक दल एक बार इस मामले में थोड़े से कड़क हो जाएंगे कि नहीं, अब जो छोड़कर गया है उससे वापस नहीं लेना। एक अंतर हो रहा है जो दूसरी बात मैं जोड़ना चाहता था। एक तो ये होता है कि आप वाकई में किसी वाजिब कारण से पार्टी छोड़कर गए, बाद में वे परिस्थितियां बदल गई, कुछ सकारात्मक स्थिति बनी तो आप वापस आ सकते हैं। लेकिन छोड़ने के बाद अपने पूर्ववर्ती दल और उसके नेताओं के बारे में अगर आप एक सीमा से परे जाकर बयानबाजी करेंगे, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गांधी नेहरू परिवार के बारे में बयान दिए हैं छोड़ने के बाद, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को कोसा है, उसको लेकर भी जयराम रमेश, पवन खेड़ा, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता कह चुके हैं कि वे लोग तो एक बार वापस आ जाएंगे जिन्होंने शालीनता बरकरार रखी है, पार्टी का सम्मान बरकरार रखा, भले वो किसी कारण से छोड़ गए हो, लेकिन वे लोग कभी वापस नहीं आएंगे, जिनमें गुलाम नबी आजाद हैं, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो पार्टी छोड़ने के बाद गांधी परिवार को या कांग्रेस पार्टी को इस तरह से गरिया रहे। यही हाल दूसरी पार्टियों में होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से छोड़कर गया है और उसके बाद उद्धव ठाकरे को गाली दे रहा है या शरद पवार साहब को गाली दे रहा है, तो शायद वे लोग वापस नहीं लौट पाएंगे। उदाहरण के लिए कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस छोड़ी है, वे सपा के सहयोग से राज्यसभा में है। कभी भी कोई मौका है, कपिल सिब्बल खुशी खुशी कांग्रेस में वापस आ जाएंगे।
क्योंकि कांग्रेस छोड़ने के बाद आज तक कपिल सिब्बल ने एक लाइन का कोई वक्तव्य गांधी परिवार के खिलाफ नहीं दिया, पार्टी के खिलाफ नहीं दिया, पार्टी की रीति नीतियों के खिलाफ नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि ये चीज अब आगे जैसे ही इन 3 राज्यों के चुनाव सामने आएंगे, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, तब एक बार परीक्षा हो जाएगी कि सचमुच में दल बदलुओं को वापस लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है।